जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारी ब्रांड न्यू सीरीज का पहला एपिसोड जिसका नाम है बेस्ट ऑफ इंटरनेट। इस सीरीज के अंदर मैं करने वाला हूं रिएक्ट किस पे, बहुत सारे जो वायरल ट्वीट्स होते हैं, पोस्ट होते हैं, ओपिनियन होते हैं फाइनेंस की दुनिया में हो रही हलचल को लेकर। हम लोग यहाँ पे स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और बहुत सारे और टॉपिक्स जो है वो कवर करने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस मुहिम में। कैसे? कमेंट बॉक्स के थ्रू जो है आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों के क्या विचार हैं जिन टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उन पर। तो हो जाइए तैयार हमारे साथ इस राइड पे चलने के लिए। ये है पहला एपिसोड और मुझे पूरी उम्मीद है आप इस सीरीज को भी उतना ही प्यार देंगे जितना आपने हमारे इस चैनल पे बाकी सारी सीरीज को दिया है। तो चलिए देखते हैं कि इस हफ्ते कौन से जो हैं फाइनेंस की दुनिया के टॉपिक सबसे ज्यादा वायरल रहे और किसने कब क्यों क्या कहा, और हम लोग करेंगे उस पर रिएक्ट। सबसे बड़ी खबर इस हफ्ते की थी कि राजेश गोपीनाथन जी ने एग्जिट कर दिया टीसीएस को। आपने जरूर वो कहावत सुनी होगी कि घोड़े के रेस में हम लोग घोड़े पे पैसा नहीं लगाते, बल्कि जो उस घोड़े को दौड़ा रहा होता है हम उसके ऊपर पैसा लगाते हैं। सिमिलरली जब आप इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी के अंदर तो आप लोग कहीं ना कहीं जो है वो पैसा लगा रहे होते हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उस कंपनी को चलाने वाली मैनेजमेंट के लिए, या फिर उस कंपनी को मैनेज करने वाले टॉप एग्जीक्यूटिव्स पे आपका कॉन्फिडेंस होता है। तभी आप लोग जो है अपना इन्वेस्टिंग का डिसीजन लेते हैं। हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हमें इंडिया में बहुत जबरदस्त जो है कॉर्पोरेट लीडर्स मिले हैं और इन्होंने बहुत सारी मल्टी बैगर कंपनीज को जो है वो एक शेप दिया है। एंड नीडलेस टू से टीसीएस उसमें से एक है। अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो टीसीएस में जो वेल्थ कंपाउंड हुई है वो 15% के रेट से कंपाउंड हुई है। और आप देख सकते हैं बहुत आराम से इसने जो है निफ्टी 50 और निफ्टी आईटी इंडेक्स को जो है वो आराम से बीट किया है। हम टीसीएस के रेवेन्यू की बात करें या फिर हम लोग बात करें कि टीसीएस ने कोई मेजर चैलेंज जो है वो फेस किया हो किसी और कंपनी से या फिर कंसिस्टेंट लीडरशिप को मेंटेन करने के लिए, तो जवाब होगा ना। टीसीएस का रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो काफी कंसिस्टेंट रहा है और टीसीएस ने कभी भी कोई मेजर चैलेंज जो है वो फेस नहीं किया है और इसकी वजह से कंपनी जो है अपनी कंसिस्टेंट लीडरशिप जो है मेंटेन कर पाई है। और एक कारण ये भी है कि टीसीएस बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करती है और ग्रूम करती है पोटेंशियल लीडर्स को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ शुरू से जुड़े होते हैं उनको ग्रूम किया जाता है आगे इस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। हम लोग जो कंपनीज में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखना भूल जाते हैं और वो है सक्सेशन प्लानिंग। और टीसीएस मुझे लगता है उसमें एक डायमंड है। और कहीं ना कहीं टाटा ब्रांड पे जो हमारा ट्रस्ट है वो भी दर्शाता है कि हम लोग टाटा की लीडरशिप में जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप रही है टाटा की सारी कंपनीज में हम उसमें विश्वास रखते हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो ये महीना इंडियन आईटी कंपनीज के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहा। टेक महिंद्रा ने अपना नया सीईओ अनाउंस किया और टीसीएस ही नहीं, इन्फोसिस को भी बहुत सारे मैनेजमेंट चेंजेस जो है वो फेस करने पड़े। लेकिन गोपीनाथन जी के इस एग्जिट से बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन जो है मार्केट में ऑन हो गई और ऐसा कहा जाने लगा क्या इसका इंपैक्ट कंपनी की ग्रोथ पे आएगा। इस तरह की अटकलें जो है वो बाजार में लगाई जाने लगी। अगर हम फंड मैनेजर और एनालिस्ट की बात को माने तो उन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है इस बात से, क्योंकि उनका मानना है कि टीसीएस के पास टैलेंटेड पूल ऑफ लीडर्स है। टीसीएस पहले इसी तरह के चेंजेस को झेल चुका है और वहां से एज अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बन के आगे निकला है। गोपीनाथन जी ने इस सिचुएशन पे खुद से एक एक्सप्लेनेशन दी कि ये उनके लिए समय है आगे बढ़ने का। उन्होंने 10 साल तक जो है डेडिकेटेड सर्विस दी है टीसीएस को। आपका क्या सोचना है टीसीएस के इस एग्जिट के मुद्दे पे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई बस ये बता दे कि कौन से पीरियड में इन्वेस्ट करूं कि पैसा ही पैसा हो मेरे पास। हाँ, थोड़ा सा इस समय जो है मार्केट वोलेटाइल है, हम लोग आपको थोड़ा सा एक्साइटमेंट जो है वो देना चाह रहे हैं और अब वो एक्साइटमेंट वाली खबर मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इस तरह की मार्केट को देख के मन में सवाल चल रहे हैं, सब कुछ खत्म हो जाएगा क्या, सब डूबने वाला है क्या, क्या क्या हो रहा है भाई ये स्टॉक मार्केट में। ओ माय गॉड, ये क्या है? क्या आप लोगों ने ये देखा है? एक चार्ट जो है वो इंटरनेट पे घूम रहा है और जिसे अक्षत ने भी जो है शेयर किया था। उन्होंने बताया कि ये 150 साल पुरानी प्रेडिक्शन है जो ऑलमोस्ट सारे मेजर क्राइसिस को प्रेडिक्ट कर चुकी है 1920 के बाद के। टन टन। इस चार्ट का नाम है बैनर साइकिल और इसे नाम दिया गया है एक अमेरिकन फार्मर के नाम पे जिनका नाम था सैमुअल बैनर। ये साइकिल आपको बताती है क्राइसिस ईयर्स जहां से मार्केट जो है फॉल करनी शुरू हो जाती है पॉइंट ए के बाद और उसके बाद जो है वो बॉटम आउट हो जाती है विद मार्केट राइजेस पोस्ट पॉइंट सी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैनर एक फार्मर थे, उन्होंने हर चीज को जो है वो सोलर साइकिल के साथ टाई कर दिया था कि कौन से समय पे जो है उनकी खेती में जो प्रोडक्टिविटी होती है सबसे ज्यादा होती है, चाहे वो व्हीट लगा रहे हैं, राइस लगा रहे हैं या और कोई किसी तरह की कमोडिटी लगा रहे हैं। और ये पाया गया कि ये साइकिल्स जो है बहुत सारे मार्केट में बहुत सारी और कमोडिटीज के प्राइस पे भी इंपैक्ट डालती है, जैसे कि आपके मेटल के प्राइसेस ले लीजिए। अक्षत का कहना है कि बैनर साइकिल ने बहुत जबरदस्त काम किया अंटिल 1970 और तब तक ये जो है बिल्कुल सही भी थी। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि उसके बाद जो है यूएस
यूएस गोल्ड स्टैंडर्ड से अपने आप को दूर कर चुका था। इसका मतलब यह है कि यूएस करेंसी को अब गोल्ड के साथ जोड़ के वैल्यू नहीं किया जाता था और करेंसी की वैल्यू अब डिपेंड करती थी डिमांड और सप्लाई पर। और जब ऐसा हो गया तो गवर्नमेंट जो है करेंसी प्रिंट कर सकती है और गवर्नमेंट जब करेंसी प्रिंट कर सकती है तो कहीं ना कहीं करेंसी की जो सप्लाई है वो हो जाती है इनफाइनाइट। एक बात आपको यहाँ पे और भी ध्यान रखनी होगी जो अक्षत ने बताई है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन जो है बढ़ती गई, बैनर साइकिल जो है वो फेल होती गई। जैसा कि आप लोग नोट करेंगे कि बैनर साइकिल ने 2008 का क्राइसिस जो है वो प्रेडिक्ट नहीं किया था। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 2008 का जो क्राइसिस था उसका कमोडिटी साइकिल से एज सच कुछ लेना देना नहीं था, बट फेक मनी से या फिर बोल लीजिए कि जो लीवरेज की प्रॉब्लम होती है उससे बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम कनेक्टेड थी। और यहां आता है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि इस चार्ट में दिख रहा है कि भाई साहब 2023 में जो है मार्केट गिरने वाली है बहुत भयंकर तरीके से। और ये सवाल हमारे पास भी है और अक्षत के पास भी है, तो क्या 2023 में मार्केट्स जो है वो गिरेंगी एज प्रेडिक्टेड बाय द मार्केट साइकिल? क्या हमें इस तरह के प्रेडिक्शन पे जो है वो विश्वास करना चाहिए? याद है बीच में एक ऑक्टोपस आया था, वो बताता था मैच कौन जीतने वाला है। चलो जरा देख के आते हैं और मार्केट के बारे में कौन कौन प्रेडिक्शन कर रहा है। अरे तोते वाले भैया पर्ची निकलवाना जरा तोते से। देखो भाई, मैं तो इन बातों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता और हो सकता है बैनर साइकिल जो है वो कामयाब रही हो पास्ट में, लेकिन आज की डेट में अगर आप देखें तो बैनर जब हुए थे और आज जो हो रहा है उसके बीच में जमीन आसमान का जो है फर्क आ चुका है। फिर चाहे वो ग्लोबल पॉलिटिक्स हो, इंटरनेशनल ट्रेड हो, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हो, हर ऐसी चीज जो उस समय नहीं थी वो आज की डेट में है। मैं बोलूंगा कि बिल्कुल 180 डिग्री वर्ल्ड जो है वो बदल चुका है। लेकिन एक चीज है जो कॉमन चल रही है और वो है इंसान का बिहेवियर। चलिए अब इसी के साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट पोस्ट पे, जो है मिस्टर कीर्तन शाह की पोस्ट। हम सबको पता है कि भाई साहब यूएस में इस समय बैंकिंग क्राइसिस चल रहा है। बैंक कैसे ताश के पत्तों की तरह जो वो ढहे जा रहे हैं। मैंने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से, इस स्पीड से हमें बैंक्स के जो है फेल होने की खबरें सुनने को मिलेंगी, और वो भी द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। बट एनीवेज, हम सबको पता है कि इस समय जो है बैंकिंग क्राइसिस चल रहा है, लेकिन फिर भी जो है फेड ने रेट इंक्रीज कर दिया है 25 बेसिस पॉइंट से। अब यहाँ पे कीर्तन शाह जी का क्या कहना है, आइए देख लेते हैं। कीर्तन जो कि एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं, वो ये सोचते हैं कि देखिए ये काम जो हुआ है वो इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है। प्राइसेस जो है चीजों के बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं और फेड जो है वो कंट्रोल रखना चाहता है इन प्राइसेस के ऊपर। उनका कहना है कि अगर फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तो उससे बोरिंग जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएगी और उसका सीधा सीधा इंपैक्ट ये है कि यूएस के लोगों के पास जो है वो लोन कम लेने का मौका होगा, या फिर वो लोन्स जो है कम लेंगे गाड़ी के लिए, घर के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, जिससे थोड़ी सी जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सकती है। साथ साथ में इसका एक नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है, जिसे बोल सकते हैं कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है। और वो इन्होंने ये बताया कि अगर फेड जो है रेट्स को हाइक नहीं करेगा तो इससे एक सिग्नल जाएगा मार्केट के अंदर कि भाई साहब कुछ तो गड़बड़ चल रही है बैंकिंग सिस्टम के अंदर, और फेड जो है इस तरह के सिग्नल्स इस समय देना अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। अच्छा, अब ये वाला रीजन कहीं पे भाई साहब आपको ऐसा लिखा हुआ थोड़ा ना मिलेगा, ये तो बस एक स्पेकुलेशन है। तो आपको क्या लगता है कि आप फेड के साथ हैं रेट इंक्रीज वाले डिसीजन के लिए, या फिर आपको लगता है बस फेड बस बहुत हो चुका, अब रेट इंक्रीज मत करो, जो चल रहा है वो चलने दो? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पड़ोसियों की बात तो कर ली, अपनी कंट्री के बैंक्स का क्या हाल चाल है? आइए जरा देखते हैं कि अब अपनी कंट्रीज के बैंक को लेके इस समय जो है वो फाइनेंस की दुनिया में क्या बातें चल रही हैं। पूरी की पूरी दुनिया जो है इस समय एक्चुअली में दिल थामे और लंबी लंबी सांसों के साथ देख रही है कि यूएस में जो है वो क्या चल रहा है, कैसे जो है सिलिकॉन वैली बैंक और कैसे जो है सिग्नेचर बैंक कोलैप्स कर गए, और साथ साथ में आपने क्रेडिट स्विस का हाल तो देखा ही कि क्या हुआ। और इस तरह की घटनाओं से पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, जो लोग भी बैंकिंग सिस्टम को यूज करते हैं, उनके दिल में बैठ गया है एक डर बैंक्स की स्टेबिलिटी को लेके। और इसी बहाने इंटरनेट पे एक वर्ड जो है बहुत ज्यादा फेमस हुआ और वो था बैंक रन। चलो चलते हैं फाइनेंस की दुनिया में और बात करते हैं हम लोग आदित्य शाह के एक ट्वीट पे, जिन्होंने जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि बैंक रन क्या होता है। एक बहुत ही जबरदस्त डायग्राम के साथ जो है उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। बैंक रन जो है गेम ऑफ म्यूजिकल चेयर्स की तरह है, बस यहाँ पे चेयर्स की जगह पे आपकी मनी है जो बैंक के अंदर रखी है ना, आप समझ लीजिए कि वो चेयर्स है। और जैसे ही आपका म्यूजिक जो है वो स्टॉप होता है, जैसे कि सिलिकॉन वैली बैंक के लिए या फिर और जिन बैंक्स के हम लोग बात करते हैं उनके लिए हुआ, लोग बाग घबरा जाते हैं बैंक की स्टेबिलिटी को लेके, और उस फियर में वो लोग भागते हैं कहां पे, कि बैंक के पास, कि चलो भाई चलो अपना पैसा जो है वो निकाल लेते हैं। और इसकी वजह से एक विशियस साइकिल जो है वो क्रिएट हो जाती है। बैंक के पास इतना कैश होता नहीं है कि वो सारे कस्टमर्स को जो है वो एक साथ दे सकें जो कस्टमर उनके पास पैसा मांगने आए हैं, और इसकी वजह से बैंक को अपने दरवाजे करने पड़ सकते हैं बंद और जाना पड़ सकता है बिजनेस से बाहर, और कस्टमर्स की सेविंग्स जो है वो डूब सकती है। अब ये सब सुन के आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि भाई साहब हम भी तो इंडिया में जो है अपने बैंक्स के अंदर पैसा डिपॉजिट कराते हैं, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, हर जगह पे हम लोग पैसा डिपॉजिट कराते हैं, सेविंग्स अकाउंट में, आरडी अकाउंट में, एफडी अकाउंट में। कौन कह रहा था कि एफडी बेकार होती है, जरा लाओ उसको। एनीवेज, अब सवाल ये कि हमारा जो पैसा इन बैंक्स के पास पड़ा हुआ है, इनको रेगुलेट कौन करता है? तो इनको रेगुलेट करता है हमारा सेंट्रल बैंक, उसे हम एपेक्स बैंक भी बोलते हैं, जिसका नाम
नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब जरा देख लेते हैं कि आपका पैसा बैंक में कितना सेफ है। मिस्टर आदित्य के इस पे भी कुछ व्यूज हैं, जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हो सकता है आपके किसी एग्जाम में भी आ जाए अगर आप लोग को एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो, अदरवाइज आपकी जनरल नॉलेज तो बढ़ी रही है। आरबीआई जो है वो रेगुलेट करता है कंट्री के सारे बैंक को, और वो इंश्योर करता है कि जो हमारे कस्टमर्स यानी कि हमारे जो डिपॉजिट्स हैं वो सेफ रहे। और ये सब चीजें करने के लिए बहुत सारे जो है वो तरीके यूज करता है, जिसमें से एक तरीका है CRR और दूसरा तरीका है SLR। CRR इज कैश रिजर्व रेशियो, SLR इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। CRR वो पैसा होता है, बैंक के डिपॉजिट का वो हिस्सा होता है जो बैंक को आरबीआई के साथ जो है रखना पड़ता है, और जबकि आपका SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वो पोर्शन होता है बैंक के डिपॉजिट का जो उसको इन्वेस्ट करने होता है स्पेसिफाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, बेसिकली लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए। इस तरह की रिक्वायरमेंट्स को लगा के आरबीआई ये इंश्योर करता है कि बैंक के पास हमेशा हमेशा एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैश जो रखा हुआ है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लिक्विड एसेट्स जो है रखे हुए हैं, क्योंकि कल को अगर कुछ कस्टमर्स आ जाएं तो बैंक जो है तुरंत अपने इसी अमाउंट में से उनको पे कर सकता है, और इसी से जो है वो बैंक रन को या फिर और फाइनेंशियल क्राइसिस से जो है वो बचा जाता है इंडिया में। CRR और SLR के साथ साथ जो है बेसल 3 के नॉर्म्स भी फॉलो किए जाते हैं। बेसल 3 के नॉर्म्स बेसिकली आसान भाषा में आप ये समझ लीजिए कि पूरे वर्ल्ड में 2008 के क्राइसिस के बाद मीटिंग हुई, बैठक हुई, और उस बैठक में कुछ ऐसी चीजें डिसाइड की गई जिससे बैंक को और ज्यादा स्टेबिलिटी मिले, तो उन नॉर्म्स को भी जो है इंडिया में फॉलो किया जाता है। अब इतनी सारी अच्छी बातें सुन के आपके दिमाग में आ रहा होगा, अरे भाई साहब अगर इतनी अच्छी चीजें चल रही है इंडिया में तो ये बता दो हमें येस बैंक कैसे फेल हो गया था, क्या हुआ था येस बैंक के केस में। तो उसमें भी आदित्य ने जो है हमें एक जबरदस्त एक्सप्लेनेशन दी है। सबसे पहला रीजन आदित्य ने बताया कि येस बैंक जो है एंगेज था एग्रेसिव लेंडिंग प्रैक्टिस के अंदर, जिसकी वजह से बहुत सारे बेकार लोन्स जो है उसने दे दिए थे। कभी कभी हम लोग ग्रोथ एट एनी कॉस्ट के चक्कर में अपने बेसिक प्रिंसिपल्स को जो है वो ओवरलुक कर जाते हैं। सेम हुआ येस बैंक में, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोन्स दे दिए जहां पे रिकवरेबिलिटी के चांसेस जो है बहुत कम थे। और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि लेंडिंग जो बिजनेस है ना, वो इस तरह का बिजनेस है जहां पे पैसा देना बहुत आसान है, लेकिन पैसा वापस निकलवाना, खासकर बड़े कॉर्पोरेट से पैसा निकलवाना कभी कभी हो जाता है बहुत ज्यादा मुश्किल, और ऐसी ही घटनाएं ले डूबती है येस बैंक्स जैसे बैंक्स को। दूसरा कारण जो आदित्य ने बताया वो ये था कि बैंक ने जो है अपना लोन एक्सपोजर जो है मिस रिप्रेजेंट किया था। बेसिकली आप लोग समझते होंगे कि बैंक में होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और वो आपको जो है डिस्क्लोज करने होते हैं, उनको प्रॉपर्ली क्लासिफाई भी करना होता है आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से। आरबीआई का एक मास्टर सर्कुलर है, उसकी मदद से जो है आप लोग अपने एनपीएस को क्लासिफाई करते हैं, लेकिन वहां पे भी बैंक ने मिस रिप्रेजेंटेशन की थी। अल्टीमेटली इन चीजों के चलते बैंक जो है अपना लोन पोर्टफोलियो मैनेज नहीं कर पाया और अपना एडिक्वेट कैपिटल रिजर्व भी मेंटेन नहीं कर पाया। तो ये था हमारा फिंटरनेट का पहला एपिसोड। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले एपिसोड में हम लोग कवर करेंगे ऐसी फाइनेंस की दुनिया की और दिलचस्प खबरें, जिसमें आप लोगों को मिलेगा ज्ञान, और ज्ञान के साथ साथ जो है आप लोग एंजॉय भी करेंगे। अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.